स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीपीयू स्केजुलिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू स्केजुलिंग होती क्या है। और फिर हम उसके बारे में वर्किंग उसकी देखी थी सीपीयू स्केजुलर की। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को डिस्कस किया था। और डिस्पैचर हमने लास्ट में डिस्कस किया था, डिस्पैचर क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ है स्केजुलिंग क्राइटेरिया। स्केजुलिंग क्राइटेरिया क्या है कि जब भी कोई एल्गोरिथम हम लगा रहे होंगे तो वो किस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर किसी प्रोसेस को पिक करेगी या किसी प्रोसेस को स्किप करेगी, या कैसे प्रोसेस जो है वो मल्टीपल प्रोसेसिंग में से एक प्रोसेस पिक होगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। जैसे थ्रूपुट का हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, टर्न अराउंड टाइम का आइडिया है, वो देख लेते हैं। आगे वन बाई वन रिवीजन हो जाएगी और फिर वही आगे इन सारी एल्गोरिदम के अंदर इस्तेमाल होंगे। देर आर मैनी स्केलिंग एल्गोरिदम्स एंड वेरियस क्राइटेरिया टू जज देयर परफॉर्मेंस। आपको चार हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। एक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एक है प्रायोरिटी स्केजुलिंग और एक है राउंड रॉबिन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी स्केजुलिंग और राउंड रॉबिन। ये चार हैं जो हमारे सिलेबस में भी होंगे, जो हम आगे डिस्कस भी करते जाएंगे। डिफरेंट एल्गोरिदम्स में फेवर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर। अब इसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, अब वो हमेशा उस प्रोसेस को फेवर देगा, उस प्रोसेस को पिक करेगा जिसको सीपीयू का कम से कम टाइम चाहिए। हमेशा वो प्रोसेस पिक हो रहा होगा। चाहे एक प्रोसेस है वो बिल्कुल अभी रिसेंटली गया और 50 प्रोसेस आगे लाइन में लगे हुए हैं, जो नया प्रोसेस आया अगर वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा तो जो स्केजुलिंग क्राइटेरिया, जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो उसी प्रोसेस को पहले पिक करेगी। फिर दूसरे प्रोसेस को, फिर तीसरे को, ऐसे करके जिसका टाइम कम होता जाएगा वो पहले पिक होता जाएगा। सम क्राइटेरिया, इसमें पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होती है वो इन टर्म ऑफ टाइम होती है। कुछ जगह पे आपको वो टाइम नजर आएगा इन सेकंड्स, कुछ जगह पे आपको टाइम नजर आएगा माइक्रो सेकंड्स में। ठीक है, ऐसे करके आपके पास वो डिफरेंट टाइम होगा। हर न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू से आपको आइडिया मिल जाएगा। वो चाहे सेकंड्स में हो चाहे माइक्रो सेकंड में, बात सेम ही होगी। कुछ जगह पे ये फुल फ्लैज वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड है या 5 सेकंड है। और कुछ जगह पे ये वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 0.012। तो इसको आपने देखना होगा कि किस तरह जज करना है। हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यूज होंगी वो सेकंड्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे और वो इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब फुल फ्लैज 1 2 3 4 ऐसे कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यूज की भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे ताकि अगर कल को पेपर में इस तरह के कोई एग्जांपल आ जाए तो वो आप सॉल्व कर सके। CPU must be as busy as possible in performing different tasks. CPU utilization is more important in real-time system and multi-programming system. कहता है कि आपके पास सीपीयू हर टाइम पे बिजी होता है। ये हम बात ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करनी होती है। सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, किसी टाइम पे भी सीपीयू पूरी वर्किंग के दरमियान फ्री नहीं रहेगा। सेकंड थी थ्रूपुट। थ्रूपुट हमने पढ़ा था कितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं जो एक गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में कितने प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, या 1 मिनट में, या फिर 1 घंटे में, कोई भी क्लॉक साइकिल हो सकता है, किसी तरह भी जज किया जा सकता है। द नंबर ऑफ प्रोसेस executed in a specified period of time is called throughput. The throughput increase for short process, it decrease for the if the size of the process is huge. अगर छोटे साइज का प्रोसेस होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो थ्रूपुट बढ़ जाएगी। हमारे पास जिस तरह मैंने आपको एक दफा पहले भी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट का प्रोसेस है, उसको 60 सेकंड्स चाहिए, तो वो प्रोसेस 1 मिनट में एक सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट होगा। वहीं पे हमारे पास एक एक सेकंड के 60 प्रोसेस हैं, तो वहाँ पे 60 प्रोसेस कंप्लीट होंगे एक गिवन टाइम में। जब 60 प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम कहेंगे हमारे पास जो सिस्टम है उसकी जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज हुई है। और जब 1 मिनट के अंदर एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम कहेंगे हमारे प्रोसेस जो सीपीयू है उसकी थ्रूपुट डिक्रीज हुई है। तो इसको जज करते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरह जज कर रहे हैं। सेकंड में भी होता है, माइक्रो सेकंड में भी होता है। नेक्स्ट और टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया था कि वो सारा टाइम जो एक प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लगा रहा होता है, वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम या उसके दो फार्मूलाज हैं जो आगे हम इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। एक दो फार्मूलाज हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे जब हम ऊपर वर्किंग कर रहे थे। टर्न अराउंड टाइम,
उसके दो फार्मूलाज होंगे। एक आपके पास होता है फिनिश टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। एक आपके पास होगा इसका टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होगा फिनिश टाइम। मैं एक मिनट कंफर्म कर लूं, दो फार्मूलाज हैं इसके। बल्कि इधर आगे ना आपको इसी बुक में लास्ट पे एक्सरसाइज में मिल भी जाएंगे, वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या? ये वेटिंग टाइम का फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम। ब्रस्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो टाइम जो सीपीयू का चाहिए होता है वो ब्रस्ट टाइम कहलाता है। और एक फार्मूला हमारे पास होगा टर्न अराउंड टाइम का, वो भी इधर एक्सरसाइज के अंदर गिवन होगा। दो उसके फार्मूलाज होते हैं, जो थोड़ा इजी होगा वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलें, जब हम वो करेंगे तो मुझे भी जल्दी में मिल को नहीं रहा, लेकिन वो हम जब इस्तेमाल कर रहे होंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। एक होगा आपके पास पेज नंबर 64 पे नहीं है ये टर्न अराउंड टाइम? पेज नंबर 64 पे। टेबल बना हुआ है एक। हाँ जी। ये हाँ जी, ये वेटिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम आपके पास है। ये टेबल में फार्मूले से ही निकलेगा ना, तो उस फार्मूले की मदद से हम ये निकाल लेंगे। मैं आपको इधर देख के बता दूंगा। हमने टर्न अराउंड टाइम जो है उसको मिनिमम करना है ताकि जो प्रोसेस है वो जल्दी फिनिश हो जाए। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे कहीं पर डिस्कस किया था, ये लिखा हुआ है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम प्लस कंप्लीशन टाइम प्लस आईओ टाइम। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बता रहा है, फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हमने डिस्कस किया था कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस जब जॉब पूल में आया है उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्स मिला है, कितना जल्दी सिस्टम को रियलाइज हुआ कि हाँ जी एक नया प्रोसेस आ गया। वो भी डिपेंड करेगा हमारे पास स्केजलिंग एल्गोरिदम के ऊपर। जिस तरह हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो जब भी ये कोई कम टाइम वाली जॉब आती जाएगी सिस्टम को आइडिया हो जाएगा हाँ ये जॉब कम टाइम वाली आ गया है, अब नेक्स्ट इसको पिक करना है फौरन से। अब उसमें भी आगे तरीके होंगे, प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में अलग तरीका होगा, नॉन प्रिमिटिव में अलग तरीका होगा। A CPU scaling algorithm should try to maximize, दो चीजें मैक्सिमाइज करनी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट। सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो और एक गिवन टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो आउटपुट निकलें, उसके मतलब के कंप्लीट हो। और सीपीयू स्केलिंग एल्गोरिथम शुड ट्राई टू मिनिमाइज, टर्न अराउंड टाइम कम से कम करना है, वेटिंग टाइम कम से कम करना है और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करना है। चार हमारे पास स्केलिंग एल्गोरिथम्स हैं, मतलब होंगी टोटल आपके पास छः हो जाएंगी, क्योंकि जो आपके पास सेकंड है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी स्केजुलिंग, इसमें आगे दो होती हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है कि जो आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये है ही बाय डिफॉल्ट नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है इसमें दोनों है, प्रिमिटिव भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग में भी दो हैं, प्रिमिटिव भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है। और जो राउंड रॉबिन है वो सिर्फ प्रिमिटिव होती है। तो ये दोनों जो फर्स्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर राउंड रॉबिन, ये हैं ही बाय डिफॉल्ट एक जैसी हैं। और जो आपके पास अब प्रिमिटिव क्या है और नॉन प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस अगर चलना शुरू हो गया, कोई भी प्रोसेस है उसका नाम मैं कहता हूँ P1 है, एक प्रोसेस चलना शुरू हो गया है, तो जब वो खत्म होगा
खुद से रजाकाराना तौर पर, तब ही नेक्स्ट प्रोसेस पिक होगा। उसकी रनिंग टाइम के दरमियान उसको कभी भी बाय फोर्स खत्म नहीं किया जाएगा। और प्रिमिटिव क्या होता है? जब एक प्रोसेस चल रहा था, उसको बाय फोर्स खत्म कर दिया गया, उसको सीपीयू से निकाला गया और किसी और प्रोसेस को सीपीयू दे दिया गया। तो ये आपके पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हर प्रोसेस, हर जो हम एल्गोरिथम कर रहे हैं उसका हमने गैंट चार्ट बनाना होगा। गैंट चार्ट सिंपल सा रूल है गैंट चार्ट का, कि आपके पास जितना प्रोसेस का ब्रस्ट टाइम है उतना लेंथ ही आपने ये इसका बनाना होता है। अगर प्रोसेस का टाइम थोड़ा है तो ये साइज में छोटा बन जाएगा ऐसे। और अगर प्रोसेस का टाइम लेंथी है तो आपके पास ये जो बार है ये लेंथी बनेगी। ये प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल था, पहला प्रोसेस था 10 सेकंड का, तो ये ऐसे बन गया। अगला प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का, तो ये ऐसे बन जाएगा। उससे अगला प्रोसेस है 6 सेकंड का, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये प्रोसेस था फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड का, ये अगला प्रोसेस है 1 सेकंड का, और उससे अगला प्रोसेस है 6 सेकंड का। साइज हो डिपेंड करेगा टाइम के लिहाज से। टाइम कम है साइज छोटा होगा बार का, टाइम ज्यादा है तो साइज ग्रेटर होगा बार का। आगे समझ? इसे हम कहेंगे गैंट चार्ट। स्टार्ट टाइम 1 से शुरू होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा 0 लिखेंगे। स्टार्ट टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट मतलब करना है, और आगे आपके पास जितना टाइम है उस टाइम के मुताबिक आपने उसको कैलकुलेट करते जाना है। एक प्रोसेस जहाँ पे खत्म होगा उसका नीचे उसका टाइम लिख देना है, फिर उससे अगले प्रोसेस का टाइम लिख देना है, फिर जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहां पे भी टाइम लिखना है, इस कोने में नीचे वाली साइड पे। आगे समझ? जहाँ पे एक लाइन लगानी है उस लाइन के ऊपर आपने टाइम मेंशन कर देना है। पहली पहली स्केलिंग एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ ले। नहीं सर, आगे ये समझ। अच्छा, पहली स्केलिंग एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिंपल है कि जो सबसे पहले प्रोसेस आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसकी सिंपल सी लॉजिक है, इसमें मतलब कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा वही प्रोसेस सबसे पहले पिक होगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी ताकि हमारे पास ये प्रोसेस आ जाए। और व्हाइट बोर्ड आ रहा है नजर आपको? जी सर। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि जब भी आपके पास इस तरह करके कोई क्वेश्चन आए तो उसका सबसे पहले तो आपने ये जो टेबल सा गिवन होगा ना, टेबल आपने ड्रा कर लेना है। इसकी हेडिंग हम दे लेते हैं सबसे पहले, ये हमारे पास है गिवन डाटा। इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। टेबल में हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं। प्रोसेस नेम आ रहा है, स्टार्ट टाइम आ रहा है, और ब्रस्ट टाइम आ रहा है। प्रोसेस नेम, स्टार्ट टाइम और मैं आगे से इसको थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा। शॉर्ट स्टार्ट टाइम को मैं एस टी लिख दिया करूंगा और ब्रस्ट टाइम को मैं बी डॉट टी लिख दूंगा। फर्स्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा एस को डिटेल में लिख रहा हूँ। पहला प्रोसेस उसका नाम हम रख देते हैं P1, दूसरा प्रोसेस का नाम है P2, और थर्ड प्रोसेस है उसका नाम है P3। स्टार्ट टाइम तीनों का सेम है, 0 सेकंड पे तीनों स्टार्ट हो रहे हैं। जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है ये 24 सेकंड्स का इसका ब्रस्ट टाइम, जो सेकंड है वो 3 सेकंड का है, और थर्ड भी 3 सेकंड का। ये बुक में गिवन है डाटा सारा। अब इसका सबसे पहले हमने बनाना है गैंट चार्ट। सर ये डाटा हमें गिवन होगा? हाँ जी, ये डाटा सेम ऐसे टेबल गिवन होगा। गैंट चार्ट बनाना है इसका। गैंट चार्ट सिंपल है,
ऐसे करके आपने बार बना लेनी है, और इस बार में आपने टाइम, पहले प्रोसेस का टाइम ज़्यादा है तो पहले का हम साइज थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, दूसरे का टाइम कम है तो हम ऐसे इक्वल 3 3 सेकंड है। इधर आ गया हमारे पास प्रोसेस P1, इधर आ गया प्रोसेस P2। इधर प्रोसेस के नाम लिखने हैं जो भी आप नाम अज्यूम कर रहे होंगे, और इधर आ जाएगा 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ पे लाइन लगाने का उधर से स्टार्ट करना है। पहला प्रोसेस खत्म हो गया 24 सेकंड पे, दूसरा प्रोसेस खत्म हो गया उस 24 में 3 ऐड करें तो नेक्स्ट प्रोसेस खत्म हो गया 27 सेकंड पे, और नेक्स्ट प्रोसेस खत्म हो गया 30 सेकंड पे। इसका एक सिंपल सा है, एक लॉजिक है कि अगर आपने चेक करना हो कि ये जो आपका गैंट चार्ट है ये ठीक बना या नहीं बना, तो जहाँ पे आपका प्रोसेस फिनिश हो रहा है, ये भी गैंट चार्ट जहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये आपके पास इन तीनों का, जितने भी आपके पास प्रोसेस होंगे उनके ब्रस्ट टाइम का सम होगा। 24 + 3 27, 27 + 3 30 है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास 30 बन रहा है, और यही आपके पास जो गैंट चार्ट है वो फिनिश हो रहा है। अगर ये टाइम कहीं ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिंपल था लेकिन अगले जो लॉजिक्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, उनमें थोड़ा लॉजिक डिफरेंट होगी, तो वहां पे आपने चेक करना हो कि मैंने ये गैंट चार्ट ठीक बनाया या नहीं बनाया। तो सिंपल आप गैंट चार्ट का जो आपने बनाया उसको आप जहाँ पे फिनिश हो रहा है लास्ट वाला प्रोसेस, उसका जो टाइम है उसको मैच कर लेना है कि क्या वो रेस्ट टाइम के इक्वल है या नहीं है। आगे समझ। जी सर। इसके बाद सेम टू सेम आपके पास ऐसा ही एक टेबल बनेगा, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेशन। तो ये वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। वेटिंग टाइम के लिए आपने ये टेबल तकरीबन सेम ऐसे ही बना लेना है। प्रोसेसेस आ जाएंगे, यहाँ पे अराइवल टाइम, यहाँ पे बर्स्ट टाइम, यहाँ पे फिनिश टाइम, और आगे वेटिंग टाइम। स्टार्ट टाइम को हम अराइवल टाइम भी कहते हैं, तो मैं इसको A.T लिख रहा हूँ, अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम को हम B.T लिख लेते हैं, फिनिश टाइम को हम F.T लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा वेटिंग टाइम। प्रोसेस का नाम है P1, P2, P3। अराइवल टाइम था 0, बर्स्ट टाइम था 24, 3, 3। फिनिश टाइम होता है ब्रस्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। यहाँ पे इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ। फिनिश टाइम होता है इज इक्वल टू ब्रस्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 24 - 0, 24, सॉरी फिनिश टाइम ये नहीं होगा। फिनिश टाइम हमने फिनिश टाइम हमने देखना है यहाँ पे जो आपके पास है ना गैंट चार्ट गिवन है, इस गैंट चार्ट में ये फिनिश टाइम है, ये जो नीचे वैल्यूज लिखी हुई आ रही है ना ये इसका फिनिश टाइम है। तो जो आपके पास प्रोसेस P1 है वो फिनिश हुआ है 24 पे, प्रोसेस 2 फिनिश हुआ है 27 के ऊपर, और प्रोसेस 3 फिनिश हुआ है 30 के ऊपर। ये जो यहाँ पे बार में आपको नजर आ रहा है ना, ये फिनिश टाइम होगा इनका। P1 का 24, P2 का 27, P3 का 30। वेटिंग टाइम क्या होगा आपके पास, वेटिंग टाइम का फार्मूला है वेटिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। आई समझ। यस सर। अब प्रोसेस P1 को वेट कितना करना पड़ा है, 24 - 24 - 0, तो वेट करना पड़ा है 0 सेकेंड। 0।
जो सेकंड प्रोसेस को वेट करना पड़ा है 27 माइनस 3 माइनस 0 24 सेकंड 24 और थर्ड वाले को 27 सेकंड। 7 ये निकालने के बाद आपने लिख देना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, जितने भी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम है उनको आपस में ऐड करना है। ये बन जाता है 51, डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ प्रोसेस थे उनके ऊपर, 51 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनता है आपके पास 17 17। तो ये आपके पास बन गया एवरेज वेटिंग टाइम। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। नो सर। ये कुछ जो आगे वाले एल्गोरिदम्स होंगे उनमें वो आपको बोलेगा भी आपने टर्न अराउंड टाइम भी निकाला, नॉर्मली जो होता है वो ऐसे ही निकलता है। एवरेज वेटिंग टाइम के पूछेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर। जो अगली एल्गोरिदम्स होंगी उनके अंदर आपके पास थोड़ा मतलब कि अगर डेप्थ में जाएगा और आपसे टर्न अराउंड टाइम भी पूछेगा, तो उस टाइम पे हम साथ टर्न अराउंड टाइम भी निकाल लेंगे। क्लियर है? यस सर। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला आपके पास होता है, दो इसके फार्मूलाज हैं, एक हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। टर्न अराउंड टाइम होता है बर्स्ट टाइम, मैं तो लिख देता हूँ टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। सेकंड इसका फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये दो फार्मूला था, दोनों में से जो भी इजी लगे आप उसको कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके आगे एक और ड्रा करूं यहाँ पे और उसके अंदर मैं निकाल लूँ टर्न अराउंड टाइम, दोनों में से कोई भी फार्मूला आप लगा लें। इधर आ गया हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। अगर हम करते हैं ब्रस्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये ब्रस्ट टाइम और ये वेटिंग टाइम, 24 प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा 24। इधर आ गया ब्रस्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ये ब्रस्ट टाइम 3 और वेटिंग टाइम 24 27। और यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 3 30। दूसरे फार्मूले को अगर देखें फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, 24 माइनस 0 24, 27 माइनस 0 27, 30 माइनस 0 30। तो ये आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ गया। आपने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसको कहते हैं AT इज इक्वल टू, अगर हम इन तीनों को ऐड करें ये बनते हैं 24 प्लस 27 प्लस 30, 81 डिवाइडेड बाय वो सेम तरीका 3 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 27, टर्न अराउंड टाइम है 27। अब ये आप पे बेस करता है कि आप इसको सेकंड्स में मेजर कर रहे हो या फिर आप इसको माइक्रो सेकंड में मेजर कर रहे हो। तो मैं नॉर्मली सेकंड्स में मेजर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एवरेज वेटिंग टाइम है 17 सेकंड और एवरेज टर्न अराउंड टाइम है 27 सेकंड। क्लियर है? यस सर। सर वो हमें खुद कहेगा कि आपने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है या वेटिंग टाइम? हाँ जी, वो मैं उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है। ये जो बुक में नीचे आपके पास क्वेश्चन है ना, अगर इनको आप देखें ये लास्ट पे ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, इसमें इसी में देख लें 25 में कहता है कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस, ये सारा डाटा गिवन है। द प्रोसेस आर रिज्यूम अराइव एट इन ऑर्डर, ये है। यूज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट राउंड रॉबिन प्रोडक्ट scheduling फॉर ईच एल्गोरिथम, ड्रा गैंट चार्ट, obtain एवरेज वेटिंग टाइम, obtain एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो सेम ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा उधर भी पेपर में भी। ओके सर।
क्लियर है? यस सर। इसके नीचे एक एग्जांपल और भी गिवन है, एक एग्जांपल मैं आपको वैसे शेयर कर दूंगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ। ओके सर। ये एक एग्जांपल गिवन है, इसमें पहला प्रोसेस था 24 सेकंड का, तो उसने उसको बस सीक्वेंस चेंज कर दिया, इधर प्रोसेस 2 लिख दिया, इधर प्रोसेस 3 लिख दिया और इधर प्रोसेस 1 लिख दिया और टाइम चेंज कर दिया। तो इसके मुताबिक फिर वो ड्रा कर रहे हैं। प्रोसेस का नाम मैटर नहीं करता, कि ये नहीं कि P1 लिखा हुआ तो वही हमेशा पहले प्रोसेस होगा। वो देखना है कि अराइवल टाइम देखना होता है हमने, अराइवल टाइम में किसका पहले आ रहा है। तो प्रोसेस का नाम तो हम रैंडम अज्यूम कर रहे हैं ना, लाजमी नहीं कि P1 है तो वो हमेशा पहले ही होगा, P1 लास्ट भी हो सकता है। अराइवल टाइम को देखना है कि अराइवल वो अराइव किस टाइम कर रहा है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, इंशाल्लाह कल देखेंगे आगे। ओके सर। अल्लाह हाफिज।